नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास खाली मकान पार्ट 2। बात क्या है? ओक तनिक उत्सुक भाव से बोला। प्रभुदयाल ने उसे दोहरे कत्ल के बारे में बताया। अब जरा। प्रभुदयाल किश्ती में से बरामद हुई इलायची के पेड़ की नन्ही सी टहनी उसके सामने रखते हुए बोला, इसे देखिए और बताइए यह क्या है। यह इलायची के पेड़ की टहनी है। ओक निसंकोच बोला। बाहर इलायची का पेड़ लगा हुआ है। आपने इसे कंपाउंड में से उठाया होगा। नहीं, आपके कंपाउंड से नहीं उठाया हमने इसे। यह टहनी वास्तव में एक सूत्र है जो एक हत्यारे की गिरफ्तारी की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। अच्छा, कैसे? हमारी धारणा यह है कि जहां हत्याएं हुई हैं वहां आसपास कहीं इलायची के पेड़ हैं। आप नगर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। आपको तो मालूम होगा कि नगर में इलायची के पेड़ कहाँ कहाँ उगे हैं। मुझे तो उन्हीं पेड़ों के बारे में मालूम होगा ना जो कि सरकारी प्रॉपर्टी हैं। अगर इलायची का कोई पेड़ किसी के अहाते में उगा हो, जैसे कि बाहर मेरे ही कंपाउंड में उगा हुआ है, तो उसकी मुझे क्या खबर होगी? आप इलायची के उन्हीं पेड़ों के बारे में बताइए जो कि सरकारी प्रॉपर्टी माने जाते हैं। ऐसे पेड़ तो नगर में कई जगह हैं। नेपियन हिल पर है, सेंट्रल पार्क में तो बहुतियात में है। आप किसी ऐसी जगह का नाम लीजिए जो कृष्णा नदी के किनारे पर हो। कौन से किनारे पर? पूर्वी या पश्चिमी? किसी भी किनारे पर। ओक सोच में पड़ गया। प्रभुदयाल व्यग्र भाव से उसका मुंह देखता उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। नदी के किनारे तो ऐसी दो ही जगह हैं। अंत में ओक बोला। एक नदी से थोड़ा हटकर है और दूसरी एन नदी पर। आप दूसरी जगह के बारे में बताइए। प्रभुदयाल बोला। वह दूसरी जगह जॉर्ज टाउन के नाम से जाना जाने वाला एक इलाका है जिसमें कि मुगलों और अंग्रेजों के जमाने तक के पेड़ लगे हुए हैं। उन्हीं में इलायची के भी पेड़ हैं। जॉर्ज टाउन। प्रभुदयाल ने नाम दोहराया। मुझे मालूम है। बंसल उतावले स्वर में बोला। यह इलाका कहाँ है? यह इलाका मुझे भी मालूम है कहाँ है। प्रभुदयाल उठता हुआ बोला। बहुत बहुत शुक्रिया ओक साहब। आप नहीं जानते हैं आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। ओक शिष्टाचारवश मुस्कुराया। वह हमें बंगले के बाहर तक छोड़ने आया। हम फिर जीप पर सवार हो गए। जॉर्ज टाउन चलो, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। मैंने जीप को जॉर्ज टाउन की दिशा में दौड़ा दिया। साहब, बंसल बोला, जॉर्ज टाउन में एक बहुत पुराना प्रोटेस्टेंट चर्च भी है। वेरी गुड। हो सकता है मृत पादरी उसी चर्च से संबंधित हो। सरासर हो सकता है। और हत्याओं का घटना स्थल भी जॉर्ज टाउन से लगते नदी के तट पर कहीं हो। करेक्ट। जॉर्ज टाउन के इलाके में दाखिल होते ही रात के स्तब्ध वातावरण में हमें इलायची की महक का अनुभव होने लगा। हवा और भी कई तरह की खुशबुओं से रची बसी हुई थी। इलाके में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों और फलों के पेड़ों की भरमार थी। मैंने नदी के समीप एक स्थान पर जीप रोकी। इतनी रात गए पूछताछ के लिए? प्रभुदयाल बोला। लोगों को सोते से जगाना मुनासिब नहीं होगा। यहाँ कोई चौकीदार वगैरह जरूर होगा। उसे तलाश करो। बंसल ने सहमति में सिर हिलाया। वह चौकीदार की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक लगभग 50 साल के पहलवानों जैसे डिल डॉल वाले आदमी के साथ वापस लौटा। साहब, बंसल बोला, यह इस इलाके का चौकीदार है, धनीराम। यहाँ का पुराना आदमी है यह। धनीराम ने इंस्पेक्टर का अभिवादन किया। सारे इलाके में तुम इकलौते चौकीदार हो? प्रभुदयाल ने पूछा। हाँ साहब, धनीराम बोला। यह एक छोटा सा इलाका है। मैं बखूबी इसकी चौकीदारी कर सकता हूँ। आज रात इस इलाके में कहीं कोई असाधारण घटना तो नहीं घटी? असाधारण घटना? कोई ऐसी बात जो अमूमन न होती हो लेकिन आज हुई हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ यहाँ आज। तुम यहाँ के रहने वाले हर शख्स को जानते हो? हाँ साहब, वह तनिक गर्वपूर्ण स्वर में बोला। नदी के साथ साथ की मकानों की कतार में जो लोग रहते हैं उन सबको तुम जानते हो? यहाँ के पक्के रहने वालों को तो जानता हूँ साहब। पक्के रहने वाले? क्या मतलब? साहब, इस लाइन के कुछ मकान ऐसे लोगों की मिल्कियत हैं
जो स्थायी रूप से यहाँ रहते नहीं। जब मौसम बढ़िया होता है तो वे लोग यहाँ आ जाते हैं, और जब मौसम ना काबिले बर्दाश्त हो जाता है तो वे यहाँ से कूच कर जाते हैं। आजकल क्या पोजीशन है? आजकल तो काफ़ी सारे मकान खाली पड़े हैं। यानी कि खाली मकानों के मालकिन के बारे में तुम्हारी जानकारी मुकम्मल नहीं है। कैसे हो साहब, लोग बदलते जो रहते हैं, कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है। अक्सर जो सूरतें एक बार दिखाई देती हैं वे ज़रूरी नहीं कि दोबारा भी दिखाई दे। राजनगर में सैलानी भी तो बहुत आता है। लोग यहाँ आने वाले अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को भी तो यहाँ की चाबियाँ दे देते हैं। धनीराम, मकान मालिकों से तुम्हारी मुकम्मल वाकिफत ना सही, लेकिन मकानों से तो तुम पूरी तरह से वाकिफ होगे। वह तो मैं हूँ साहब, आखिर 22 साल से इस इलाके का चौकीदार हूँ। तुम्हारी जानकारी में नदी किनारे के मकानों की कतारों में कोई ऐसा मकान है जिसके कंपाउंड में इलायची का पेड़ हो? नहीं साहब, वह इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला। नहीं? प्रभुदयाल मायूसी से बोला। लेकिन साहब, नदी के एक किनारे पर उगा हुआ एक बहुत पुराना इलायची का पेड़ है एक जगह, इन्हीं मकानों की कतार के सामने। जी हाँ, दिखाओ, आइए। हम धनीराम के साथ हो लिए। इलायची का जो पेड़ उसने दिखाया वह इस प्रकार उगा हुआ था कि वह आधे से ज़्यादा नदी के ऊपर झुका हुआ था। उसकी जड़ के आसपास नर्म घास का कालीन सा बिछा दिखाई देता था। प्रभुदयाल ने बंसल से टॉर्च लेकर जलाई और वहां की जमीन का मुआयना करना आरंभ किया। वह देखो, वह एक स्थान पर टॉर्च की रोशनी स्थिर करता हुआ बोला। यहाँ की घास कुछ दबी दबी लग रही है। साफ मालूम हो रहा है कि हाल ही में यहाँ कोई भारी चीज रखी गई थी। किश्ती? बंसल के मुंह से निकला। यकीनन, जरूर यही वह जगह है जहाँ से किश्ती नदी में उतारी गई थी। तभी इस पेड़ की एक टहनी इत्तेफाक से टूटकर किश्ती में आ गिरी थी। धनीराम, इन सामने के मकानों में रहते किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो चपटे तले वाली एक छोटी सी किश्ती रखता हो? धनीराम ने इनकार में सिर हिला दिया। सोच कर जवाब दो, प्रभुदयाल ने जिद की। दिमाग पर जोर दो जरा। साहब, किश्ती से अगर आपका मतलब उस नाव से है जो लकड़ी की होती है और चप्पों से चलती है तो हाँ हाँ, उसी से मतलब है मेरा। ऐसी किश्ती तो यहाँ किसी के पास नहीं है। अलबत्ता एक दो साहबान के पास मोटर बोट जरूर है। मोटर बोट नहीं, किश्ती की बात करो। मेरी जानकारी में यहाँ किश्ती किसी के पास नहीं है। ओह, उसने एक असहाय निगाह सामने मौजूद मकानों की कतार की तरफ डाली और बड़बड़ाया। कत्ल का घटनास्थल होना तो इन मकानों में से ही कोई चाहिए। अब कैसे पता लगे कि इन मकानों में से कौन से मकान की हमें तलाश है? सब मकान देखने होंगे साहब, बंसल बोला। घटनास्थल छुपा तो रह नहीं सकता। आखिर लाशों में ढेरों खून बहा था, खास तौर पर लड़की की कटी हुई गर्दन में से। इतना खून खराबा इतनी जल्दी तो छुपाया भी नहीं जा सकता। और फिर बिल्ली? प्रभुदयाल के मुंह से निकला। जी, बंसल सकपकाया। बिल्ली को तो मैं भूल ही गया था। बिल्ली लाशों के साथ नदी के बीच में तैरती किश्ती में पाई गई थी। किश्ती में बिल्ली आसमान से तो टपकी नहीं होगी, जरूर वह किनारे से ही किश्ती में कूदी होगी, और तभी किश्ती नदी की धार में बह चली होने की वजह से वह किनारे पर वापस नहीं कूद पाई होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर किश्ती नदी में इस जगह से उतारी गई थी तो बिल्ली भी जरूर यहीं से नाव में कूदी थी। सूरज से वह कोई लावारिस आवारा गर्द बिल्ली नहीं लगती थी। जरूर वह किसी की पालतू बिल्ली है, और जरूर उस बिल्ली का मालिक कोई इसी इलाके का बाशिंदा है। धनीराम? जी साहब। सामने के मकानों में किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो बिल्ली पालने में रुचि रखता हो? साहब, मैं ऐसे एक क्या, कई लोगों को जानता हूँ। अच्छा, यानी कि यहाँ कई लोगों ने बिल्लियाँ पाली हुई हैं? जी साहब। तुम इन बिल्लियों को पहचानते हो? सबको पहचानता हूँ साहब। कभी कोई बिल्ली खो जाती है तो उसकी तलाश के लिए धनीराम को ही तलब किया जाता है। एक बार 3 नंबर वाले नाटखड़ी साहब की बिल्ली कुछ आवारागर्द कुत्तों से डरकर पेड़ पर चढ़कर बैठ गई थी और वहां से उतरती ही नहीं थी।
उसे मैंने खुद पेड़ पर चढ़कर उतारा था। कम से कम 40 फुट ऊंचा चढ़ना पड़ा था मुझे। और यहाँ किसी के पास कोई ऐसी बिल्ली है जिसका रंग सफेद है, जिसके माथे पर आंखों के बीच काला चकता है और जिसकी पूंछ कटी हुई है? डार्लिंग, धनीराम के मुंह से निकला। डार्लिंग, क्या मतलब? उस माथे पर काले चकते वाली पूंछ कटी सफेद बिल्ली का यह नाम है साहब। डार्लिंग? हाँ साहब। मालिक कौन है डार्लिंग का? वह 15 नंबर वालों की मिल्कियत है साहब। 15 नंबर वाले कौन हुए? वे लोग जो आजकल उस मकान में रहते हैं, एक औरत और एक आदमी। यह 15 नंबर कहाँ हुआ? धनीराम ने एक मकान की तरफ इशारा कर दिया। वह मकान इलायची के पेड़ के ऐन सामने था। प्रभुदयाल के चेहरे पर उम्मीद की नई चमक पैदा हुई। मैं वह मकान देखना चाहता हूँ, वह बोला। लेकिन मकान तो खाली पड़ा है साहब। धनीराम बोला। अभी तो तुम कह रहे थे कि उसमें एक आदमी और एक औरत रहते हैं। प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। साहब, मैंने कहा है कि मकान इस वक्त खाली पड़ा है। तुम्हें कैसे मालूम? साहब, वहाँ रात को कोई नहीं रहता। कभी रहता है तो मुझे इस बात की खबर होती है। वैसे भी खाली मकानों पर मैं खास निगाह रखता हूँ। मालिकान का ऐसा ही हुक्म है। उन लोगों ने मुझे चाबियां तक दी हुई हैं अपने अपने मकान की, ताकि अगर मैं कभी ज़रूरत समझूं तो उनका ताला खोलकर भीतर भी झांक कर आ सकूं। 15 नंबर की भी चाबी है तुम्हारे पास? हाँ साहब, मैंने अर्ज किया ना कि अक्सर खाली रहने वाले यहाँ के सब मकानों की चाबियां मेरे पास हैं। यहाँ के मालिकान तुम पर बहुत भरोसा करते मालूम होते हैं। मैं उनका 22 साल का आजमाया हुआ चौकीदार हूँ साहब। वह बड़े गर्व से बोला। मुझे वह मकान खोल कर दिखाओ। वह हिचकिचाया। सुना नहीं? साहब, मैं ऐसे कैसे आपको मकान खोलकर दिखा सकता हूँ? क्यों नहीं दिखा सकते हो? आखिर मेरी भी कोई जिम्मेदारी है साहब। धनीराम, ज्यादा होशियार बनकर मत दिखाओ। तुमने मकान पुलिस के लिए खोलना है, किसी चोर उचक्के के लिए नहीं, किसी अजनबी के लिए नहीं। साहब, मैंने सुना है कि ऐसे कामों के लिए पुलिस वारंट लेकर आती है, जो कि मजिस्ट्रेट इशू करता है। बड़ा होशियार रहा। जानते हो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। किस इल्जाम में? वह सकपकाया। कत्ल के इल्जाम में। कत्ल? वह एकाएक बौखलाकर बोला। एक नहीं, दो दो कत्ल, डबल मर्डर। लेकिन साहब, मेरा उससे। आज रात यहाँ 2 कत्ल हुए हैं। कत्ल के बाद लाशों को एक किश्ती में रखकर नदी में बहा दिया गया था। तुम कैसे चौकीदार हो इस इलाके के कि रात के अंधेरे में इतना कुछ हो गया और तुम्हें खबर तक न लगी? लाशें इन मकानों में से किसी में से निकाली गई, उन्हें किश्ती में लादा गया, किश्ती को नदी में उतारा गया। ये तमाम काम पलक झपकते हो जाने वाले नहीं हैं। बहुत वक्त खाने वाले काम हैं ये। फिर भी तुम्हें इनकी खबर क्यों न हुई? मुझे लगता है कि या तो कत्ल किए ही तुमने हैं या तुमने कातिलों की मदद की है। नहीं नहीं, तो फिर इतनी बड़ी घटना की तुम्हें खबर क्यों करना हुई? प्रभुदयाल गरज कर बोला। क्या चौकीदारी करते हो तुम? क्या गश्त लगाते हो तुम इस इलाके की? मैं वह कंपित स्वर में बोला। मैं यहाँ नहीं था। तुम यहाँ नहीं थे? हाँ साहब। यहाँ नहीं थे? क्या मतलब? हो तो सही, तुम यहाँ खड़े तो हो मेरे सामने। साहब, मैं आपके यहाँ पहुँचने से मुश्किल से 1 घंटा पहले लौटा हूँ। कहाँ से लौटे हो? तारकपुर से। पहेलियाँ मत बुझाओ, किस्तों में बात मत करो, साफ साफ बोलो, मुकम्मल बोलो, एक ही बार बोलो। साहब, तारकपुर में मेरा बाप रहता है। आज रात मुझे एक टेलीग्राम मिली थी जिसमें लिखा था कि मेरे बाप की हालत एकाएक बहुत खराब हो गई थी। वह मौत की कगार पर खड़ा था और उसने मुझे फौरन बुलाया था। मैं आनन फानन तारकपुर पहुंच गया था, लेकिन वहां मैंने अपने बाप को एकदम भला चंगा पाया था। किसी हरामजादे ने मेरे साथ मस्करी की थी और मुझे खामखा मेरे बाप की बीमारी की तार भेज दी थी। मुझे पता लग जाए सही कि वह कौन था, फिर मैं ना मार मार कर भूस भर दूं साले में। तो वह टेलीग्राम कहाँ है? जी, मैंने कहा है वह टेलीग्राम कहाँ है जिसे पाकर तुम दौड़े दौड़े तारकपुर पहुंच गए थे? मेरे पास है। दिखाओ।
उसने जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकालकर प्रभुदयाल को सौंप दिया। प्रभुदयाल ने कागज को खोला और टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा। वह वैसी ही टेलीग्राम थी जैसी कि धनीराम बता रहा था। इसे हम रख रहे हैं। प्रभुदयाल टेलीग्राम बंसल को सौंपता हुआ बोला। यह तफ्तीश में काम आ सकती है। तुम्हें कोई ऐतराज? नहीं साहब, वह बोला। शौक से रखिए। कभी आपको इस टेलीग्राम को भेजने वाले की खबर लग जाए तो जरा मुझे भी खबर कीजिएगा। जरूर करेंगे और तुम्हें उसकी सेवा करने का मौका भी देंगे। शुक्रिया साहब, लेकिन यह टेलीग्राम तुम्हें भेजकर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया है, बल्कि अपना मतलब हल किया है। कत्ल करके लाशों को ठिकाने लगाने की खातिर अपना रास्ता साफ किया है। हत्यारा जानता था कि तुम्हारी मौजूदगी में कत्ल करके लाशों को नदी में बहाने के काम को कामयाबी से अंजाम दे पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने टेलीग्राम तुम्हारे नाम भेजकर तुम्हें घटनास्थल से हटा दिया और अपना रास्ता साफ कर लिया। ओह! वह कुछ क्षण खामोश रहा और फिर उत्सुक भाव से बोला, साहब, माजरा क्या है? कत्ल किसका हुआ है? अभी नहीं मालूम, लेकिन लगता यह है कि कत्ल जरूर उस 15 नंबर मकान में हुआ है जिसे तुम इस वक्त खाली पड़ा बता रहे हो। ओह, अब बोलो, तुम उस मकान का ताला हमारे लिए खोलकर पुलिस के साथ सहयोग की भावना दर्शाते हो या मैं हत्या के संदेह में तुम्हें गिरफ्तार करूं? नहीं नहीं, वह घबराकर बोला। तो फिर मैं ताला खोलता हूं। गुड, आइए हम सब उसके साथ हो लिए। प्रभुदयाल ने एक बार आसमान की तरफ निगाह उठाई और फिर बड़बड़ाया, लगता है आज बारिश होकर रहेगी। सबने बड़ी संजीदगी से हामी भरी। 15 नंबर इमारत के सामने पहुंचकर धनीराम ने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और उसमें से एक चाबी छांटकर इमारत के मुख्य द्वार पर जड़ा ताला खोला। सब भीतर दाखिल हुए। प्रभुदयाल ने सिर ऊंचा करके वातावरण में बसी गंधों को सूंघने की कोशिश की। खून की, वह बोला, या बारूद की गंध तो नहीं आ रही। धनीराम ने बिजली का स्विच ऑन किया। तुरंत भीतर प्रकाश फैल गया। प्रभुदयाल ने देखा, वह एक बड़ा सा हॉल था जिसके एक कोने में से ऊपर को सीढ़ियां जा रही थी। यहाँ, वह बोला, रिहायश की चुगली करने वाली कोई बात क्यों नहीं दिखाई दे रही? रिहायश ऊपर की मंजिलों पर है साहब। यह मंजिल नौकरों चाकरों के लिए है, धनीराम ने बताया। ऐसा क्यों? किसी जमाने में जब कृष्णा नदी में बाढ़ आती थी तो पानी मकानों में घुस आया करता था, इसलिए इन मकानों में ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल जरा कम ही किया जाता है। अब तो यूं बाढ़ का पानी नहीं आता साहब, लेकिन परंपरा वही पुरानी चली आ रही है। मालिकान ऊपर रहते हैं और नौकर चाकर नीचे। यहाँ कोई नौकर चाकर है? नहीं, यानी कि पूंछ कटी बिल्ली के मालिक जो स्त्री पुरुष यहाँ रहते हैं, उन्होंने कोई नौकर चाकर नहीं रखा हुआ। नहीं साहब। पक्की बात? हाँ साहब। वजह? अब वजह मैं क्या बताऊं साहब, नौकर चाकर की जरूरत नहीं महसूस करते होंगे वे। जरा नीचे के कमरे दिखाओ, प्रभुदयाल बोला। धनीराम आगे बढ़ा। वह एक एक करके बंद दरवाजे खोलने लगा और भीतर की बत्तियां जलाने लगा। साइड के एक कमरे का दरवाजा खुलने पर बत्ती जलाने से पहले ही प्रभुदयाल के नथुने फूलने लगे। ताजे पेंट और लकड़ी के बुरादे की गंध आ रही है, वह बोला। तब धनीराम ने बत्ती जलाई और सारे कमरे में रोशनी फैल गई। प्रभुदयाल की निगाह पैनी होती हुई सारे कमरे में घूम गई। वह एक विशाल कमरा था जिसके सामने की दीवार में एक लगभग दीवार जितनी ही चौड़ी खिड़की दिखाई दे रही थी और उसमें से सामने बहती नदी का नज़ारा साफ किया जा सकता था। यह कमरा किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? प्रभुदयाल ने पूछा। आजकल तो खाली ही है साहब, लेकिन पुराने मालिकान यहाँ कोई खेल खेला करते थे। कैसा खेल? वही साहब, जिसमें एक बहुत बड़ी मेज पर रंग बिरंगी गेंदें रखी होती हैं और जिन्हें लंबे डंडों की नोक की ठोकरें मारकर मेज के चारों कोनों में मौजूद छेदों में लुढ़काना होता है। बिलियर्ड्स? वही साहब, बिलेड। बिलेड नहीं, बिलियर्ड। कभी यहाँ बिलियर्ड की टेबल लगी होती थी? हाँ साहब। आजकल यह कमरा इस्तेमाल नहीं होता था? मेरी जानकारी में तो इस्तेमाल नहीं होता था। क्या तुम्हारी जानकारी में आए बिना
इस्तेमाल नहीं हो सकता था यह? हो तो सकता था साहब। हो सकता था, हुआ है। प्रभुदयाल मेरी तरफ घूमा। पाठक साहब, किश्ती नई थी और पहली बार पानी में उतरी थी। यह कमरा इतना बड़ा है कि यहाँ पर किश्ती बनाई जा सकती है और फिर खिड़की के रास्ते यहाँ से बाहर निकाली जा सकती थी। यहाँ के बंद वातावरण में बसी पेंट और बुरादे की गंध भी अपनी कहानी खुद कह रही है। मेरे इस नतीजे से आपको इत्तेफाक है कि जिस किश्ती में ये लाशें बरामद हुई वह यहाँ घड़ी गई हो सकती है। मैं धीरे से बोला। शुक्रिया। इसका मतलब यह हुआ कि हत्यारे ने पहले यह तरकीब सोची थी कि वह लाशों को कैसे ठिकाने लगा सकता था और फिर कत्ल किया था। इसका आगे मतलब यह हुआ कि ये वक्ती जुनून के हवाले होकर किए गए कत्ल नहीं थे। ये बड़ी सोच विचार कर किए गए कत्ल थे। दिस इज अ केस ऑफ डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। मैं जानबूझकर खामोश रहा। धनीराम, प्रभुदयाल फिर चौकीदार की तरफ आकर्षित हुआ। इस मकान का मालिक कौन है और कहाँ रहता है? इस मकान के मालिक एक बुजुर्गवार हैं जिनका मद्रास में भी एक बंगला है। उन्हें यहाँ की ठंडी आबो हवा रास नहीं आती, इसलिए सर्दियों के मौसम में वे मद्रास चले जाते हैं और गर्मियों में यहाँ लौट आते हैं। जिन दिनों वे यहाँ नहीं होते, कोई 6 महीने वे यहाँ नहीं होते, उन दिनों अपने एजेंट के माध्यम से वे मकान को अपनी मुकम्मल साज सज्जा के साथ किसी को किराए पर देते हैं। यानी कि आजकल जो किराएदार यहाँ रह रहे हैं वे 6 महीने से यहाँ हैं। नहीं साहब, 1.5 साल से। 1.5 साल से? लेकिन तुमने तो कहा था कि इस मकान का मद्रासी मालिक गर्मियों में यहाँ वापस लौट आता है। पिछली गर्मियों में साहब यहाँ नहीं लौटे थे साहब। आई सी। धनीराम, तुमने कहा कि वे किराएदार एक पुरुष और एक स्त्री हैं। हाँ साहब। नौजवान? हाँ साहब। शादीशुदा? हाँ साहब। नाम जानते हो? मिस्टर एंड मिसेस चाल्मर। अंग्रेज हैं? नहीं, देसी ईसाई, क्रिस्तान। पुराना ब्याह जोड़ा है वो? साहब, एकाएक धनीराम के स्वर में धूर्तता का पुट आ गया। मुझे तो वह ताजा ब्याह भी जोड़ा नहीं लगता। क्या मतलब? वे कहते अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस हैं, लेकिन उनकी हरकतों से लगता है कि वे आशिक माशूक हैं। फिर भी साहब, ना तो उन्होंने यहाँ कोई नौकर चाकर रखा हुआ है और ना अड़ोस पड़ोस से कोई वास्ता। टिक के कभी वे यहाँ रहते नहीं। कभी दोपहर की खामोशी में आते हैं तो कभी रात के सन्नाटे में चोरों की तरह भीतर घुसते हैं, और कभी मैंने उन्हें इकट्ठे आते या इकट्ठे यहाँ से जाते नहीं देखा। मुझे तो यह कोई औरत मर्द के नाजायज ताल्लुकात की कहानी लगती है। लड़की शादीशुदा है? लगती तो है, लेकिन आदमी उसका मर्द नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब है कि लड़की किसी और की बीवी है जो कि उस आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और दोनों ने इस मकान को अपना छुप छुप कर मिलने का ठिकाना बना रखा है। लव नेस्ट, प्रेम घरोंदा बना रखा है। 16 आने पाव रत्ती बात है। मुझे बात कहनी नहीं आई, लेकिन आपने एकदम चौकस तरीके से बात कही है। आपने कील को ऐन सिर पर ठोका है साहब। यही मैं कहना चाहता था। तुम इन साहब का क्या नाम बताया था उन्होंने अपना? चाल्मर। तुम इन चाल्मर साहब का हुलिया बयान कर सकते हो? धनीराम ने पुरुष के कद काठ और नयन नक्श वगैरह के बारे में बताया और उसकी उम्र का अपना अंदाजा भी बताया। मोटे तौर पर हद प्राण पादरी का ही हुलिया था। अब जरा मेम साहब का। प्रभुदयाल बोला। कथित मिसेस चाल्मर का हुलिया बयान करो। उसने किया। वह निश्चय ही उसी युवती का हुलिया बयान कर रहा था जिसकी लाश पादरी की लाश के साथ किश्ती में पाई गई थी। प्रभुदयाल के चेहरे पर भारी संतुष्टि के भाव प्रकट हुए। उसने एक विजेता की तरह मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे शाबाशी दी। इन दोनों के अलावा तुमने कभी किसी और को भी इस इमारत में देखा? प्रभुदयाल फिर धनीराम से संबोधित हुआ। नहीं साहब, मेरी जानकारी में उन दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति ने यहाँ कदम नहीं रखा। यानी कि वे दोनों कोई यार बाश मेहमान नवाज लोग नहीं थे। नहीं साहब, आज रात वे दोनों यहाँ आए थे? मैंने तो नहीं देखा था साहब। बीच में मैं तारकपुर भी तो चला गया था ना साहब। प्रभुदयाल खामोश हो गया।
फिर उसने बड़ी बारीकी से सारे कमरे का मुआयना आरंभ किया। एक कोने में पेंट का एक खाली डिब्बा और ब्रश पड़ा पाया गया। पेंट उसी रंग का था जिससे कि किश्ती रंगी गई थी। एक और कोने में कैनवस के एक बोरे के नीचे 10-10 किलो के 8 बट्टे पड़े पाए गए। उन दोनों चीजों को देखकर प्रभुदयाल के नेत्र सिकुड़ गए। यह कैनवस का बोरा और लोहे के बट्टे हत्यारे के बड़े खतरनाक इरादे की तरफ इशारा करते हैं। वह बोला, इससे इस बात पर भी रोशनी पड़ती है कि हत्यारे ने स्त्री का गला क्यों काटा। साफ जाहिर हो रहा है कि वह लाश को इस प्रकार ठिकाने लगाना चाहता था कि उसकी शिनाख्त न हो पाए। शायद वह सिर को नष्ट कर देना चाहता था कि उसकी शिनाख्त न हो पाए। शायद वह सिर को नष्ट कर देना चाहता था और धड़ को इस कैनवस के बोरे में बंद करके साथ में लोहे के बट्टों को सूरत में यह वजन बांधकर वह उसे समुद्र में डुबो देना चाहता था। लेकिन उन सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि उसने ऐसा किया क्यों नहीं। दूसरे, उसके जो हौलनाक इरादे एक लाश की बाबत थे, वे दूसरी लाश की बाबत क्यों नहीं थे। उसने पादरी की लाश का भी स्त्री की लाश की तरह ही गला क्यों नहीं काटा। कोई कुछ न बोला। ऊपर चलो, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। बाकी इमारत का मुआयना आरंभ हुआ। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की दहाने के पास से एक ऐसी चीज बरामद हुई जिसे कि प्रभुदयाल ने केस के एक बड़े महत्वपूर्ण सूत्र का दर्जा दिया। वहां 2 बंद सूटकेस पड़े थे जिन पर उनके हैंडलों के पास सफेदे की सहायता से SD लिखा हुआ था। SD? प्रभुदयाल ने दोहराया। ये इन सूटकेसों के मालिक के नाम के प्रथमाक्षर हैं और S से सूजन बनता है। सब खामोश रहे। इन्हें खोलो, उसने हुक्म दर्दनाया। थोड़ी सी मेहनत के बाद बंसल ने दोनों सूटकेसों के ताले खोल डाले। भीतर से केवल जनाने कपड़े और टॉयलेट का सामान बरामद हुआ। अधिकतर कपड़े नए थे। उन सूटकेसों में से प्रभुदयाल को इस बात ने बहुत मायूस किया। कोई भी ऐसी चीज बरामद न हुई जो कि उनके मालिक की शिनाख्त में मददगार साबित हो सकती। सूटकेसों को बदस्तूर बंद कर दिया गया और उन्हें यथास्थान रख दिया गया। फिर बाकी फ्लोर का मुआयना किया गया। देखा गया कि वहां की हर चीज पुराने स्टाइल की थी। जैसा पुराना वह मकान था वैसा ही पुराना वहां का फर्नीचर और बाकी कील कांटे थे। आधुनिकता का बोध कराने वाली वहां केवल एक चीज थी। बेडरूम में एक तिपाई पर पड़ा एक टेलीफोन। प्रभुदयाल तुरंत टेलीफोन के पास पहुंचा। जेब से रुमाल निकालकर उसने टेलीफोन का रिसीवर इस प्रकार उठाया कि उस पर अगर कोई उंगलियों के निशान हो तो वे बिगड़ ना सकें। टेलीफोन के डायल पर उसका नंबर लिखा था। उसने एक्सचेंज का एक नंबर डायल किया। उत्तर मिलने पर टेलीफोन पर लिखा नंबर दोहराया और पूछा कि वह टेलीफोन किसके नाम पर था। 2 मिनट वह रिसीवर थामे रहा। क्या? फिर वह माउथपीस में बोला, मिस्टर S कृष्ण राव। ओके, थैंक यू। उसने रिसीवर रख दिया। S कृष्ण राव, उसने दोहराया। धनीराम, यह नाम तुमने कभी सुना है? साहब, धनीराम बोला, यह इस मकान के मालिक का नाम है जो कि आजकल मद्रास में है। जी साहब। तुम्हें कृष्ण राव साहब का मद्रास का पता मालूम है? नहीं साहब, मालूम करना होगा। प्रभुदयाल बड़बड़ाया। उससे इस मकान के रहस्यपूर्ण किराएदारों के बारे में काफी कुछ मालूम हो सकता है। यह क्या है? उसकी निगाह सजावट के तौर पर एक दीवार पर टंगे एक हथियार पर पड़ रही थी। इसे खुखरी कहते हैं साहब। धनीराम ने तुरंत अपना ज्ञान बखारा। यह नेपाली गोरखा लोगों का परंपरागत हथियार है। कृष्णराव साहब ने मुझे बताया था कि इसे वे नेपाल से लाए थे। प्रभुदयाल उसके समीप पहुंचा और उसे बिना छुए बड़े गौर से उसका मुआयना करने लगा। खुखरी, वह बड़बड़ाया, यूं चमक रही है जैसे इसे अभी अभी बड़ी मेहनत से रगड़कर पॉलिश करके यहाँ लटकाया गया हो। लेकिन जिस खूंटी पर यह टंगी हुई है उस पर धूल की परत जमी साफ दिखाई दे रही है। खुखरी के आसपास दीवार पर भी धूल की परत है। क्या यही खुखरी सूजन का गला काटने के लिए इस्तेमाल की गई हो सकती है? हो तो सकती है साहब, बंसल बोला, और तो कोई गला काट देने का काबिल हथियार यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। यह चमक इसलिए रही है क्योंकि हाल ही में इसे धोया पोंछा गया होगा, इस पर लगा खून साफ करने के लिए।
प्रभुदयाल खामोश रहा। फिर जांच का सिलसिला आगे बढ़ा। उसने एक बार दीवान के नीचे झांका तो वहां एक जुगनू सा चमकता पाया। उसने हाथ बढ़ाकर वह चमकती चीज उठा ली। वह हत प्राण स्त्री के दूसरे कान का बाला था। यह शर्तिया उसी बाले का जोड़ीदार है, प्रभुदयाल तनिक उत्तेजित स्वर में बोला, जो सूजन के एक कान में पाया गया था। इस बाले की यहाँ से बरामदगी साफ साफ कह रही है कि कत्ल यहीं इसी कमरे में हुए थे। साथ ही यहाँ का माहौल यह साबित कर रहा है कि कत्ल के बाद यहाँ से कत्ल के तमाम निशानात बड़ी मेहनत, बड़े सब्र के साथ गायब कर दिए गए थे। यहाँ कहीं खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही, जबकि यहाँ ढेरों खून बहा होना चाहिए। सबने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। प्रभुदयाल ने बाला अपनी वर्दी की जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। एक दीवार में एक दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिसे खोलने पर मालूम हुआ कि वह एक विशाल अलमारी का दरवाजा था। अलमारी का आकार कम से कम 8 गुना 4 गुना 6 फुट था और उसके आधे भाग में ऊपर से नीचे की तरफ शेल्फ लगे हुए थे। अलमारी एकदम खाली थी और उसके भीतर हर स्थान पर मौजूद धूल की परत साबित कर रही थी कि वह मुद्दत से इस्तेमाल नहीं की गई थी। अलमारी में हर जगह धूल की हमवार परत है, प्रभुदयाल बोला, लेकिन इसके फर्श की धूल हमवार नहीं है। कहीं कहीं जूते का सा निशान धूल में साफ दिखाई दे रहा है। निशान स्पष्ट नहीं, उसकी शिनाख्त भी मुमकिन नहीं, लेकिन साफ जाहिर हो रहा है कि वहां इस अलमारी में कोई खड़ा था, जिसके पैरों की हरकत से नीचे की धूल डिस्टर्ब हो गई है। यहाँ साइड में उसकी कोहनियां लगी मालूम होती है। पिछली दीवार पर यहाँ उसका सिर और यहाँ उसकी पीठ लगी मालूम होती है। यहाँ निश्चय ही कोई शख्स खड़ा था, जो कद में 5.25 फुट के आसपास था और जो इकहरे बदन का था। जो शख्स यहाँ खड़ा था, अगर वही हत्यारा था, तो वह कह सकते हैं कि वह कोई ठिगने कद का इकहरे बदन का आदमी था। बंसल, सर, बंसल बोला, हेडक्वार्टर फोन करो और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर को यहाँ बुलाओ। यस सर। लेकिन प्रभुदयाल ने चेतावनी दी, फोन के रिसीवर पर से फिंगरप्रिंट्स न मिटने पाए। नेवर सर। बंसल ने रिसीवर को रुमाल की सहायता से बड़ी सावधानी से उठाया और हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से उत्तर मिला तो उसने प्रभुदयाल का आदेश दोहरा दिया। वह कुछ क्षण और सुनता रहा और फिर माउथपीस ढकता हुआ बड़े उत्तेजित स्वर में प्रभुदयाल से संबोधित हुआ, साहब, गुमशुदा पादरी का पता लग गया है। अच्छा, प्रभुदयाल बोला, जिस एएसआई ने पादरी का पता लगाया है वह लाइन पर है। आप उससे फोन पर बात करेंगे या मैं उसे यहाँ बुलाऊं? फोन पर बात कराओ। यस सर। बंसल ने माउथपीस पर से हथेली हटाई और उसमें बोला, काशीनाथ साहब से बात करो। उसने रुमाल लिपटा रिसीवर प्रभुदयाल के हाथ में थमा दिया। हेलो, प्रभुदयाल बोला। साहब, दूसरी ओर से आवाज आई, मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ। साहब, मेरी पूछताछ से मालूम हुआ कि चर्च ऑफ सेंट माइकल का पादरी रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ कॉटन रात को घर नहीं लौटा है। यह चर्च कहाँ हुआ? लिंटन रोड पर साहब। और इस चर्च का पादरी रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ कॉटन गायब है? हाँ साहब, जैसा कि हुक्म हुआ था, हम लोग नगर के हर चर्च में पूछताछ कर रहे थे। हम यहाँ पहुँचे थे तो हमारी मुलाकात पादरी की बीवी से हुई थी, जो कि अपने पति के लिए बहुत फिक्रमंद थी और जिसके ख्याल से उसके पति को कब का घर पहुंच चुका होना चाहिए था। पत्नी को यह नहीं मालूम कि पति कहाँ गया था? नहीं साहब, वह बताकर नहीं गया था। इससे लगता है कि अपनी तरफ से उसका देर करने का कोई इरादा नहीं था। अपनी तरफ से वह जल्दी ही घर लौट आने का इरादा रखता था। अच्छा हुआ तुमने मुझे समझा दिया, वरना इतना कठिन नतीजा मैं कहाँ निकाल पाता। सॉरी सर। तुम लिटर रोड पहुंचो और मुझे वहां सड़क के दहाने पर मिलना, ताकि तुम हमें चर्च का रास्ता दिखा सको। यस सर। प्रभुदयाल ने रिसीवर बंसल को वापस थमा दिया। बंसल ने रिसीवर बड़ी सावधानी से यथास्थान रख दिया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के यहाँ पहुंचने तक हम यहाँ रुकेंगे, प्रभुदयाल ने घोषणा की। सबने सहमति में सिर हिलाया। साहब, मैं बोला, मैं आपकी एक बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बोलो। प्रभुदयाल मुझे घूरता हुआ बोला,
आप बिल्ली के पंजों में लगे खून को भूल रहे हैं। आपने उसके पंजों के प्रिंट भी बनवाए थे। अगर कत्ल यहाँ हुए हैं तो बिल्ली भी खून में यहीं चली होगी, लेकिन यहाँ तो खून के या बिल्ली के पंजों के निशान दिखाई नहीं दे रहे। स्टूपिड, प्रभुदयाल बोला। तुमने सोचा कैसे कि मैं कत्ल के केस से ताल्लुक रखती किसी अहम बात को भूल सकता हूँ? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा कि कत्ल के तमाम निशानात यहाँ से बड़ी मेहनत और बड़े सब्र के साथ गायब कर दिए गए हैं? सॉरी सर, लेकिन फिर भी बिल्ली के खून में सने पंजों का कोई निशान कहीं से बरामद हो सकता है। बिल्ली बहुत चंचल जानवर होती है और आसानी से किसी का भरोसा नहीं करती। यहाँ बिखरे खून में अपने पंजे डुबो चुकने के बाद वह यहाँ से भाग खड़ी हुई हो सकती है। वह यहाँ से भागकर किसी और कमरे में छुपी हो सकती है। बाकी कमरों का भी मुआयना करो। तुरंत इंस्पेक्टर के हुक्म की तामील शुरू हुई। गलियारे में एक स्थान से बिल्ली के पंजे का वांछित निशान बरामद हुआ। तुरंत वह कागज निकाला गया जिस पर बिल्ली के चारों पंजों के निशान लिए गए थे। गलियारे के फर्श का निशान कागज के 4 निशानों में से एक से पूरी तरह से मैच करता हुआ पाया गया। अब शक की रही सही गुंजाइश भी खत्म हो गई कि कत्ल उस इमारत में हुए थे। फिर हेडक्वार्टर से आदमियों के वहां पहुंचने से पहले बाकी इमारत की भी तलाशी ली गई और कोई कारामद चीज बरामद न हो सकी। यह नोट करने लायक बात है, प्रभुदयाल बोला, कि हम यह तो साबित करने में कामयाब हुए हैं कि किश्ती इसी इमारत में नीचे बिलियर्ड रूम में बनाई गई थी, लेकिन इस काम में प्रयुक्त होने वाले बढ़ईगिरी के कोई औजार इस इमारत में से बरामद नहीं हुए हैं। न ही यहाँ से वह रिवॉल्वर बरामद हुई है जिससे पादरी और सूजन को शूट किया गया है। बंसल, सवेरा होते ही तुमने वापस यहाँ आना है और इमारतों की इस लाइन के सामने नदी का जितना भाग पड़ता है उसके पानी को खंगालने का इंतजाम करना है। सुबह जिन आदमियों को यहाँ लेकर आओ उनमें एक गोताखोर भी हो। मुझे बड़े गिरी के औजारों के और रिवॉल्वर के नदी में से बरामद होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है नदी में से कोई ऐसी चीज भी बरामद हो जो कि इस वक्त हमारी कल्पना से परे है। बंसल, नदी को फौरन खंगाले जाने का इंतजाम इंतहाई जरूरी है, समझ गए? यस सर। अब जाकर कुछ अड़ोसियों पड़ोसियों को जगाओ और उनसे बड़ी बारीकी से पूछताछ करो कि क्या रात को किसी ने इस इमारत में आती गोलियां चलने की आवाज सुनी थी या किसी ने इत्तफाकिया कोई ऐसी हरकत देखी हो जो गैर मामूली मानी जा सकती हो। साहब, बंसल विनीत भाव से बोला, इस वक्त लोगों को जगाना मुनासिब होगा? होगा, प्रभुदयाल जिद भरे स्वर में बोला। लोग खफा हो जाएंगे। होने दो। ठीक है साहब। वह क्या जानता था कि प्रभुदयाल पर तो उस केस को हल करने का जुनून सवार था। आखिर उसका मान सम्मान दांव पर लगा हुआ था। मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, वह बोला। यहाँ से पूछताछ से कोई नतीजा हासिल हो तो सीधे हेडक्वार्टर मेरे पास पहुंच जाना। यस सर। बंसल वहां से बाहर निकल गया। तभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर वहां पहुंच गए। प्रभुदयाल ने उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। फोटोग्राफर को अलमारी के भीतर से फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए खास तौर से कहा और फिर हम वहां से विदा हो गए। प्रभुदयाल के निर्देश पर मैंने जीप लिंटन रोड की तरफ दौड़ा दी। हमारा अगला पड़ाव लिंटन रोड पर स्थित वह चर्च था जहां का पादरी गायब था। जो भागदौड़ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल कर रहा था वह कोई ऐसा ही शख्स कर सकता था जिसकी आन बान दांव पर लगी हुई हो। प्रत्यक्ष था, अपने आप को सुनील से ज्यादा काबिल साबित करने की कोई कोशिश वह उठा नहीं रखना चाहता था। हम लिंटन रोड पहुंचे। वहां सड़क के दहाने पर हमें एएसआई काशीनाथ मिला। वह जीप में सवार हो गया। उसके निर्देश पर जीप चलाते हुए मैंने जीप को वहां के चर्च के सामने ला खड़ा किया। वह एक रंग बिरंगे शीशों की खिड़कियों वाला काफी पुराना चर्च था जो एक विशाल कंपाउंड में खड़ा था। कंपाउंड में चर्च से थोड़ा हटकर एक मंजिली इमारत थी जो कि काशीनाथ ने बताया कि पादरी का आवास थी। इमारत की एक खिड़की में से भीतर जलती रोशनी का आभास मिल रहा था। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 2:30 बज चुके थे, लेकिन भीतर अभी भी उस शख्स का इंतजार हो रहा था जो अभी तक लौटकर घर नहीं आ सका था और अब आने भी नहीं वाला था।
तुमने पादरी की बीवी को कुछ बताया तो नहीं था? प्रभुदयाल ने काशीनाथ से पूछा। मैं समझा नहीं साहब। काशीनाथ हड़बड़ाया। तुमने उसे यह तो नहीं बताया था कि क्यों यह मालूम करने की जरूरत आन पड़ी थी कि पादरी रात को घर लौटा था या नहीं? नहीं साहब, मैंने तो केवल इतना पूछा था कि क्या पादरी साहब घर पर थे। बीवी ने तुमसे यह नहीं पूछा था कि तुम पादरी को क्यों पूछ रहे थे? नहीं साहब, वह अपने पति के लिए इतनी फिक्रमंद थी कि उसे यह सवाल पूछने का ख्याल नहीं आया था। उसे यह भी नहीं पता था कि तुम पुलिस वाले थे। नहीं साहब, मैं वर्दी में जो नहीं था, मैं तो जैसे अब हूँ वैसे ही। अड़ोस पड़ोस से कुछ पूछताछ की होती? मैंने की थी साहब। अच्छा, क्या जाना? पादरी के बारे में तो खास कुछ नहीं जाना साहब, लेकिन बीवी के बारे में एक आध दिलचस्प बात मालूम हुई है। वह क्या? मालूम हुआ है कि पादरी की बीवी एक रईस घर से ताल्लुक रखती औरत है। 25 साल की उम्र में उसे अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार का ढेर सारा माल विरासत में मिला था। पादरी से उसकी शादी बहुत एकाएक और बहुत चौंका देने वाले तरीके से हुई थी। वह सैर करने गोवा गई थी और वहां से शादी करके वापस लौटी थी। इसमें चौंका देने वाली बात क्या है? साहब, कहते हैं कि उसने तब यूं आनन फानन पादरी से शादी की थी जबकि उसकी जॉर्ज सैमसन नाम के एक वकील से विधिवत सगाई हुई थी। उसने बिना कोई मुलाहजा दिखाए उसे फोन करके ही अपनी सगाई तोड़ दी थी और पादरी से शादी कर ली थी। पादरी शादी के वक्त भी पादरी था? मालूम नहीं साहब। कोई बाल बच्चे? नहीं है। घंटी बजाओ। यस सर। उसने घंटी बजाई। तभी पानी की एक मोटी बूंद टप से मेरी नाक से आकर टकराई। मेरी निगाह अपने आप ही आसमान की तरफ उठ गई। बारिश आई कि आई? मैं धीरे से बोला। लगभग फौरन दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला एक पुरुष था। उसने संदिग्ध भाव से अपने सामने खड़े सब लोगों को देखा। फिर उसे सूझा कि आगंतुक पुलिस की वर्दियां पहने हुए थे। तुरंत उसके चेहरे पर घबराहट के भाव प्रकट हुए। क्या हुआ? उसके मुंह से निकला। किसने कहा है? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला कि कुछ हुआ है। किसी ने नहीं, लेकिन आप लोग इतनी रात गए यूं इस तरह? उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। प्रभुदयाल ने गौर से उसकी सूरत देखी। वह एक ठिगना सा मुश्किल से 5.25 फुट कद का आदमी था। उसकी नाक चपटी थी और आंखें भीतर को धसी हुई थी। उसके सिर के बाल बहुत छोटे थे और उसकी मूछें उसके होठों की कोरों में नीचे को लटक रही थी। पादरी साहब घर पर हैं? प्रभुदयाल ने पूछा। नहीं, वह बोला। कहाँ गए हैं? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। उनका कोई संदेशा, कोई फोन वगैरह भी नहीं आया कि वे देर में घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? नहीं आया। ऐसे पहले भी कभी वे रात को घर नहीं लौटते? बिना बताए नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि वे बिना बताए घर से गायब हुए हों। हाँ, इसलिए तो हमें उनकी बहुत फिक्र लग रही है। आप कौन हैं? मैं उनका साला हूँ। उनकी बीवी घर पर है? है। जरा मुलाकात करवाइए। तब कहीं उसने उन्हें भीतर आने देने के लिए रास्ता छोड़ा। वह उन्हें एक ड्राइंग रूम में बिठाकर वहां से विदा हो गया। थोड़ी देर बाद एक स्त्री के साथ वापस लौटा। वह एक लंबी ऊंची कदावर औरत थी जिसके कटे हुए बाल उस वक्त अस्त व्यस्त थे। वह एक टखनों तक आने वाला हाउस कोट पहने थी। उस वक्त उसकी आंखों में चिंता की छाया तैर रही थी। यह पादरी की बीवी है। काशीनाथ इंस्पेक्टर के कान में फुसफुसाया। प्रभुदयाल सहित सबने उठकर उसका अभिवादन किया। तशरीफ रखिए, वह बोली। सब बैठ गए। वह भी उनके सामने बैठ गई। केवल उसका भाई उसके पहलू में खड़ा रहा। मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है। प्रभुदयाल बड़े अदब से बोला। मेरे हस्बैंड खैरियत से तो हैं? वह व्यग्र भाव से बोली। वे कहीं गए हुए हैं? हाँ, कल के गए हुए हैं। 8 बजे गए थे वे। 2-3 घंटे में लौट आने के लिए कहकर गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। मेरा दिल पहले से ही आशंका से बैठा जा रहा था। अब ऊपर से आप लोग आ गए हैं। आप बताते क्यों नहीं? मेरे हस्बैंड को कुछ हो तो नहीं गया? अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता मैडम। लेकिन
क्या आप पादरी साहब की कोई तस्वीर हमें दिखा सकती हैं? दिखाती हूँ। वह उठकर वहां से चली गई। कुछ क्षण बाद फ्रेम में जड़ी एक फोटो के साथ वह वापस लौटी। उसने फ्रेम प्रभुदयाल को थमा दिया। प्रभुदयाल ने तस्वीर पर निगाह डाली। फिर उसने तस्वीर का रुख हमारी तरफ कर दिया। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह निश्चय ही उसी आदमी की तस्वीर थी जिसकी लाश उस वक्त मोर्ग में पड़ी थी। प्रभुदयाल ने तस्वीर धीरे से सामने मेज पर रख दी और अपनी पीक कैप उतार ली। मैडम, वह बोला, मुझे अफसोस है कि मुझे आपको एक बहुत बुरी खबर सुनाने की बदमजा जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। बुरी खबर? वह व्यग्र भाव से बोली। मेरे हस्बैंड को तो नहीं हो गया कुछ? आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुरंत उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह धम से अपने पीछे मौजूद सोफे पर ढेर हो गई और मुंह बाए इंस्पेक्टर को देखने लगी। क्या? कई क्षण बाद वह बड़ी मुश्किल से कह पाई, क्या हुआ उन्हें? कोई एक्सीडेंट? उसका भाई बोला। प्रभुदयाल ने उसकी तरफ देखा। वह अपलक प्रभुदयाल की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों प्रभुदयाल को उनका यूं देखने का भाव बड़ा अजीब लगा। यह मेरा छोटा भाई है, मिसेस कॉटन धीरे से बोली। टोनी फ्रांकोजा। मुझे बताया है इसने, अलबत्ता नाम नहीं बताया था। इंस्पेक्टर, आप सस्पेंस क्यों फैला रहे हैं? साफ क्यों नहीं कहते मेरे पति को क्या हुआ है? उनका कत्ल हुआ है। क्या? मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। उसने धीरे से यूं आंखें बंद कर ली जैसे ऐसा कर लेने से वह हकीकत को झुठला सकती थी। उसके होंठ तनिक खुल गए और बंद आंखें जोर से भिज गई। वातावरण में बड़ा बोझिल सन्नाटा छा गया। एकाएक उसने आंखें खोली और उठकर खड़ी हुई। मुझे 1 मिनट के लिए इजाजत दीजिए, वह बोली। मैं अपने दूसरे भाई को फोन करना चाहती हूँ। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिला दिया। वह वहां से चली तो टोनी उसके साथ हो लिया। वे ड्राइंग रूम से निकल गए। टोनी अपने पीछे दरवाजा बंद करता गया। पादरी की फ्रेम जड़ी तस्वीर उसकी बीवी पीछे मेज पर ही छोड़ गई थी। प्रभुदयाल ने वह तस्वीर दोबारा उठा ली। वह कई क्षण गौर से तस्वीर को देखता रहा और फिर बोला, मैंने इतने आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी कोई पादरी आज तक नहीं देखा। फिल्म स्टार मालूम होता है बट्ठा। तस्वीर देखकर कौन कह सकता है कि यह आदमी पादरी होगा? लाश देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यह इतना खूबसूरत आदमी निकलेगा। काशीनाथ बोला, गैर औरत से इसकी आशनाई में इसके इतने खूबसूरत थोपड़े का भी जरूर हाथ होगा। देखो तो, चर्च का पादरी और पराई शादीशुदा औरत का रसिया। लोग चर्च में पादरी से अपने गुनाह बख्शवाने आते हैं, यहाँ पादरी ही गुनाहगार है। ईसा के 10 आदेशों में से एक आदेश यह भी है कि आपको अपनी पड़ोसी की बीवी पर निगाह नहीं रखनी चाहिए। पादरी लोगों को यह उपदेश देता भी होगा, लेकिन लगता है यह खुद अपने उपदेशों पर अमल करना जरूरी नहीं समझता था। तभी भड़ाक से दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आदमी ने भीतर कदम रखा। मेरा नाम पीटर फ्रांकोजा है, वह बड़े अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। मैं मिसेस कॉटन का बड़ा भाई हूँ। प्रभुदयाल ने सिर से पांव तक उस पर निगाह दौड़ाई। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? पीटर बोला। क्या यह सच है कि जोसेफ का किसी ने खून कर दिया है? प्रभुदयाल ने जानबूझकर तुरंत उत्तर न दिया। वह कुछ क्षण और उसका मुआयना करता रहा और फिर बड़ी गंभीरता से बोला, सच है। लेकिन ऐसा कैसे कैसे हो गया? प्रभुदयाल ने उसी सारी दास्तान कह सुनाई। पीटर ने बड़ी गौर से सब सुना, लेकिन अपने जीजा के इतने हौलनाक कत्ल की कहानी सुनकर उसके चेहरे पर कोई हैरानी या आतंक के भाव पैदा न हुए। उसने सारी बात यूं सुनी जैसे वह किसी नितांत अजनबी की मौत की दास्तान सुन रहा था या कोई ऐसी दास्तान सुन रहा था जो उसके लिए नई नहीं थी। मैंने देखा कि प्रभुदयाल को भी यह बात खटके बिना नहीं रही थी। कमाल है, अंत में वह बोला। मुझे तो विश्वास नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई यूं जोसेफ के खून का प्यासा हो सकता है? आपके जीजाजी के साथ, प्रभुदयाल बोला। जिस स्त्री की लाश पाई गई थी उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? मैं कतई कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना तो आप मानते हैं कि जब वह उनके साथ थी और दोनों कत्ल एक साथ हुआ था तो उनके उस स्त्री से कोई ताल्लुकात तो होंगे।
नाजायज ताल्लुकात, नाजायज या जायज कैसे भी। जोसेफ के किसी औरत से कोई गलत ताल्लुकात नहीं हो सकते। मेरी बहन का पति खुदा का बंदा था, चर्च का पादरी था और वह दिलो जान से मेरी बहन को चाहता था। अपनी बीवी के अलावा वह किसी औरत की तरफ निगाह तक उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। आप खामखा किसी स्कैंडल की तरफ इशारा करके उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश मत कीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर आप उस औरत से जोसेफ के संबंधों के बारे में क्यों सवाल पूछ रहे हैं? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।